Afternoon, everybody. Now, today's lecture is enzyme induction and enzyme inhibition. ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है जब हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे और हम जब डिस्कस कर रहे थे माइक्रोसोमल एंजाइम्स की, तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है, दे कैन बी इंड्यूस्ड, इवन दे कैन बी इनहिबिटेड. नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के केस में ऐसा रेयरली होता है. तो हमारे पास जो भी एग्जांपल्स होंगे वो तकरीबन सारे ही जो भी एंजाइम्स आप इसमें देखेंगे वो सारे एंजाइम्स माइक्रोसोमल एंजाइम्स के एग्जांपल्स होंगे. अब वो जो एंजाइम्स होंगे या तो उन एंजाइम्स को कोई ड्रग इंड्यूस कर देगा या इनहिबिट कर देगा, या फिर उस एंजाइम्स के थ्रू से अगर किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो पहला वाला जो ड्रग है जिसने इनहिबिट कर दिया होगा या इंड्यूस कर दिया होगा उसका इंपैक्ट दूसरे वाले ड्रग पर पड़ेगा. उसका मेटाबॉलिज्म या तो फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा. अब क्लिनिकल कंसिक्वेंसेस इसमें कुछ आएंगी. कभी आपको एडवर्स इफेक्ट्स मिलेंगे, साइड इफेक्ट्स मिलेंगे, तो कभी आपको फायदा मिलेगा. तो अगर हम इस कंसेप्ट को, इस नॉलेज को कंसीव करते हैं तो इसके बेसिस पर कई दफे पेशेंट्स को बचाया जा सकता है, उसकी थेरेपी अच्छी की जा सकती है, साइड इफेक्ट से बचाया जा सकता है, राइट. तो ये सारी चीजें हो सकती हैं. होता कब है ये एंजाइम इंडक्शन? लाइक ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डोजिंग कर दी और एंजाइम इंड्यूस हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. एक एंजाइम को इंड्यूस करने के लिए, क्योंकि आप उसके अंदर एक हैबिट डेवलप कर रहे हैं, है ना, हैबिट बनाना पड़ता है, राइट. तो इसमें टाइम लगता है क्योंकि एंजाइम्स जो इंड्यूस हो रहे हैं वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, और माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहां पाए जाते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइट. तो जो एंजाइम इंडक्शन का प्रोसेस है इसको डेवलप होने में तकरीबन 1 से 2 वीक का टाइम लग जाएगा. पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि ये धीरे धीरे होता है. देन जब आप रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे किसी ड्रग का, वो ड्रग जो इंड्यूसर है, जब आप बार बार डोजिंग करेंगे तो कुछ तो चेंज आना शुरू हो जाएगा. वो एंजाइम सोचेगा कि कुछ तो चेंज हो रहा है मेरे साथ. तो क्या चेंज हो रहा है? वो ये चेंज हो रहा है कि माइक्रोसोमल एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी लीवर सेल्स में या और जहां भी होते हैं. क्योंकि आप ये जानते हो कि ये जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं या ये जो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी है सिर्फ लीवर में ही नहीं होती है, मेजॉरिटी लीवर में होती है, लेकिन इसके अलावे आपको किडनी में भी होता हुआ दिखेगा, लंग्स में भी होता हुआ दिखेगा, जीआई सिस्टम में भी होता हुआ दिखेगा, समटाइम्स ब्रेन में भी होता हुआ दिखेगा. तो कई जगह होता हुआ दिखेगा, बट ज्यादातर लीवर में होता है. तो लीवर के जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स इंड्यूस होने शुरू हो गए, बढ़ने शुरू हो गए. तो उन्होंने प्रोटीन का सिंथेसिस कराना शुरू किया, और प्रोटीन का सिंथेसिस रातों रात नहीं होता है, टाइम लगता है उसमें. इट टेक्स टाइम, जो कि हमने बताया कि तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे. ठीक है. तो मेन यही रीजन होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कराया जाता है, एक प्रोसेस चलता है प्रोटीन सिंथेसिस का, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है. सो रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका ग्रो करेगा, ठीक है. देन माइक्रोसोमल एंजाइमिक एक्टिविटी बढ़ेगी. देन जब ये माइक्रोसोमल एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो हम क्या क्या चीजें सोच सकते हैं कि क्या क्या होगा. क्या होगा? मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. एंजाइम का काम ही था मेटाबोलाइज करने का, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक चल रहा था. तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. अब जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में आपको चेंज दिखेगा. अगर एक्टिव ड्रग था
उसका मेटाबॉलिज्म आपने बढ़ा दिया है, इसका मतलब यह हुआ आप एक्टिविटी को जल्दी खत्म करेंगे, मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक आपको फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी मेटाबोलाइज होकर के वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। तो यानी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी घटेगी, ओवरऑल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी घटेगी। लेकिन अगर इनएक्टिव ड्रग रहा होगा, प्रो ड्रग, तो जितना ज्यादा आप प्रो ड्रग को मेटाबोलाइज करेंगे उतना ज्यादा आप एक्टिव ड्रग बनाएंगे और उतनी ही ज्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। तो दोनों ही केस हो सकता है इसके अंदर। फाइन। नाउ एक टेबल है, इसमें आप देख सकते हो कि कुछ एग्जांपल्स एंजाइम इंड्यूसर्स के हैं, यानी ये वो ड्रग्स हैं जिनकी आदत है कि वो एंजाइम्स को इंड्यूस करते रहेंगे जब आप बार बार डोजिंग करोगे तो, और ये वो एंजाइम्स हैं जो अफेक्टेड हो रहे हैं इससे। इन ड्रग्स ने इन एंजाइम्स को इंड्यूस करना शुरू किया है। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये किसी ना किसी ड्रग के लिए बने हैं, किसी ना किसी ड्रग को मेटाबोलाइज करेंगे, क्योंकि एक एंजाइम एक ड्रग के लिए फिक्स नहीं है। अगर हम नॉन स्पेसिफिक एंजाइम का एग्जांपल ले तो, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक एंजाइम का एग्जांपल लीजिएगा तो वहां पर एक एंजाइम एक ड्रग के लिए फिक्स है या एक फैमिली के लिए फिक्स है। तो फिलहाल अगर नॉन स्पेसिफिक एंजाइम्स हो गए ये, तो ये इस एंजाइम के थ्रू से कई सारे ड्रग्स हैं जिनका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आपने फिनोबार्बिटोन चूज किया है तो फिनोबार्बिटोन इस एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, राइट। अब मान लो कि आपने ट्रीटमेंट के लिए फिनोबार्बिटोन ही चूज किया है। आपको यह पहले से पता है कि फिनोबार्बिटोन एंजाइम इंड्यूसर है और आपको प्रिस्क्राइब किया गया या आपने किसी को बोला कि आपको फिनोबार्बिटोन खाना है। ठीक, तो यहां पर जो केस आ रहा है वो केस क्या आ रहा है कि इंड्यूसर और ड्रग सेम है फिलहाल। मतलब क्या हुआ, आप जो ये डोजिंग करोगे, इस डोजिंग के करने के बाद ये जो एंजाइम है इसको बहुत तेजी से मेटाबोलाइट करेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद इसका इंड्यूसर है, यानी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है वो। मतलब एक टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, टॉलरेंस का, फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस। तो वहां पर क्या था, फार्माकोकाइनेटिक, ये सेल्फ मेटाबॉलिज्म की वजह से हुआ था। आपके ड्रग ने खुद को ही एंजाइम इंड्यूस करा करके फास्टर मेटाबॉलिज्म वाले रास्ते पर उसको भेज दिया है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं यहीं से ही, फेनिटोइन का, और उस फेनिटोइन ने इस एंजाइम को इंड्यूस करके रखा हुआ है। ठीक है, ये एंजाइम इंड्यूस हो चुका है। अब मान लीजिए कि उस पेशेंट को सांस की बीमारी हो गई, तो उसको थियोफाइलिन लेने के लिए बोला गया। थियोफाइलिन ब्रोंकोडायलेटर होता है, ठीक है, अस्थमा के मरीज को दिया जाता है। तो यहां पर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, थियोफाइलिन का नॉर्मल डोज मेंटेन होना चाहिए या थियोफाइलिन का डोज को बढ़ा करके देना चाहिए? थियोफाइलिन की डोज को बढ़ा करके देना चाहिए, क्योंकि एंजाइम इंड्यूस्ड हो चुका है, वो बहुत जल्दी जल्दी थियोफाइलिन को मेटाबोलाइज कर देगा। तो थेराप्यूटिक बेनिफिट बहुत लंबे टाइम तक नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको इसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एंजाइम इंडक्शन के कुछ केसेस हैं। सिमिलरली अगर कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो स्मोकिंग करने की वजह से उसके लंग्स में एक एंजाइम पाया जाता है साइटोक्रोम 1A1, वो इंड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से
बाद में अगर वो कुछ ड्रग यूज करता है तो उन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। और अगर वो पैरासीटामोल खाएगा, पैरासीटामोल बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो जितनी उम्मीद थी उतना बेनिफिट नहीं हुआ, उसने दूसरा पैरासीटामोल फिर से खा लिया। उसने अपने आप को क्योर करने के लिए पैरासीटामोल की बहुत सारी डोजिंग कर ली। अब यहां पर हो जाएगी प्रॉब्लम। उसको प्रॉब्लम क्या होगी? पैरासीटामोल बहुत जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज होकर के लीवर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है। पैरासीटामोल का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो प्रोडक्ट बनता है पैरा अमीनो बेंजो क्विनोन इमीन। ये एक मेटाबोलाइट है जो पैरासीटामोल के मेटाबॉलिज्म की वजह से बनता है। जितना जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म होगा उतना जल्दी जल्दी ये बनेगा, और ये जो है लीवर के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। यानी स्मोकर ने स्मोकिंग की वजह से एंजाइम इंड्यूस कर दिया है। अब जब वो पैरासीटामोल खा रहा है तो फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा पैरासीटामोल खाना पड़ रहा है। ज्यादा पैरासीटामोल खा रहा है, ज्यादा पैरा अमीनो बेंजोक्विनोन इमीन बन रहा है, ज्यादा हिपेटोटॉक्सिसिटी हो रही है। यह नुकसान है। तो एंजाइम इंडक्शंस के ये नुकसान भी हो सकते हैं। अगर थेराप्यूटिक बेनिफिट की हम बात कर लें, इसका कोई एग्जांपल कोट करेंगे आप? एंजाइम इंड्यूस करा करके आप एक डिजीज को ठीक कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाने की वजह से एक डिजीज हो रहा था बच्चे में, नॉन हीमोलाइटिक जॉन्डिस हुआ था, क्योंकि बच्चों के अंदर लीवर इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है। तो लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स भी इतने अच्छे नहीं बनते, इतनी क्वांटिटी में नहीं बनती हैं। ठीक है, तो बच्चे के अंदर अगर जॉन्डिस हो गया है, ये जॉन्डिस क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो बिलीरुबिन है उस बच्चे के अंदर, उस बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पा रहा है। उस बिलीरुबिन का जो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए था वो ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कंबाइन करता और ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन के रास्ते बिलीरुबिन को एक्सक्रीट आउट कर देता। यही वाला था, हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी इस चीज को। तो चूंकि बच्चे के लीवर में ये ग्लूकुरोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म एफिशिएंटली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है और बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। तो अब क्या किया जाए? अच्छा, ये पता चल जाता है, गायनिकोलॉजिस्ट वो बता देती है कि भाई डिलीवरी से पहले वो बता देती है कि भाई देखो बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर गायनिकोलॉजिस्ट क्या करेगी? मदर को तकरीबन 6-7 दिन पहले से फिनोबार्बिटोन का डोजिंग देना शुरू कर देगी। वाई फिनोबार्बिटोन की डोजिंग? बिकॉज फिनोबार्बिटोन विल इंड्यूस द एंजाइम, माइक्रोसोमल एंजाइम्स को बढ़ाएगा वो, जिससे बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और वो बच्चे के बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये थेराप्यूटिक बेनिफिट हुआ जो एंजाइम इंडक्शन के कंसेप्ट से हम लोग ले सकते हैं। नाउ इनहिबिशन, वेयर एज एंजाइम इंडक्शन वाज अ स्लो प्रोसेस, जिसमें 1 से 2 हफ्ते का टाइम लग रहा था, बट एंजाइम इनहिबिशन ये रैपिड प्रोसेस होता है, ये फास्ट होता है। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया। नाउ वहां पर हम बात कर रहे थे कि जो एंजाइम इंडक्शन होता है वो हमेशा ही रिवर्सिबल होता है। आपने ड्रग की डोजिंग बंद कर दी, थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जो एंजाइम इंड्यूस्ड था वो एंजाइम अब नॉर्मल काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
जैसे बारबिटूरेट की डोजिंग चल रही है, तो फिजिशियन को या सर्जन को यह पता होता है कि इस वक्त बॉडी के अंदर एंजाइम इंड्यूस्ड है, तो हमको डोज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लो सर्जन को जरूरत हुई कि भाई पेशेंट को वारफेरिन की डोजिंग करनी है। वारफेरिन एंटी कोएगुलेंट होता है, सर्जरी के ड्यूरेशन में जरूरी होता है वो देना, ठीक है। तो वारफेरिन की डोजिंग करनी है तो डोज हम बढ़ाएंगे, बाद में सर्जरी के बाद भी वारफेरिन की डोजिंग चलती है। अब अगर अचानक से बारबिटूरेट बंद कर दिया गया तो वारफेरिन की डोजिंग को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वारफेरिन की डोजिंग एडजस्ट नहीं करेंगे तो वारफेरिन बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने डोज बढ़ाया हुआ है उसका, तो ये चलता है। तो वहां पर एंजाइम इंडक्शन रिवर्सिबल था, बट ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ये इनहिबिशन चल रहा है, मोस्टली रिवर्सिबल होगा जब तक आपका ड्रग रहेगा, एंजाइम को दबा के रखेगा। बट जैसे ही आप ड्रग को हटाएंगे तो जो एंजाइम आपने इनहिबिट किया था वो एंजाइम दोबारा से नॉर्मल काम करना शुरू कर देगा। बट एक केस है जहां पर इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो जाता है, वो केस है सीकोबार्बिटोल का। सीकोबार्बिटल, ठीक है। तो सीकोबार्बिटल जिस एंजाइम को इनहिबिट करेगा वो एंजाइम परमानेंटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमको गर्दन दबा करके उसको दबोच के रखना था, ज्यादा दब गया, परमानेंट साफ हो गया, दम घुट गया उसका। तो ऐसे ही सीकोबार्बिटल ने किया। सीकोबार्बिटल ने इतना ज्यादा इनहिबिट कर दिया कि वो एंजाइम ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव हो गया और खत्म हो गया, तो वो इरिवर्सिबल हो गया। अब अगर काम करना होगा तो नए एंजाइम्स बनेंगे, ठीक है। तो इरिवर्सिबल का एग्जांपल सीकोबार्बिटल ये करता है, अदरवाइज रिवर्सिबल। नाउ यहां पर जो आपको एग्जांपल्स दिखेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइप के एग्जांपल्स दिखेंगे। वहां हमने मोस्टली नॉन स्पेसिफिक एंजाइम्स की बात की थी और ज्यादातर आपने देखा था साइटोक्रोम वाले एंजाइम्स थे, वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स थे, ठीक है, ज्यादातर ये देखा था हमने। बट यहां पे आप देखेंगे कि ये कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स का ही ये काम है, इनहिबिट करने का काम कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स का ही है। हाँ, कुछ मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज हैं, कुछ हैं जो होंगे जैसे हिपेटिक मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेजेस, तो वो कुछ है। अदरवाइज ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ये स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, ठीक है। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, वेरी स्पेसिफिक एंजाइम्स, क्योंकि ये स्पेसिफिक ड्रग को टारगेट करते हैं। से फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज का एग्जांपल ले रहे हैं हम। हियर यू कैन सी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का काम बेसिकली क्या है? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज का इसका काम है जब कोई इथेनॉल कंज्यूम करता है, इथेनॉल, तो इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म होता है। पहला स्टेप होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से जो आपका अल्कोहल है, इथेनॉल, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल है तो एसीटल्डिहाइड बनेगा, एसीटल्डिहाइड, अदरवाइज आप एल्डिहाइड कह सकते हैं। अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में विद द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन यहां पर आपने एग्जांपल लिया इथेनॉल का C2H5OH, तो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा एसीटल्डिहाइड। अगेन ये चूंकि एल्डिहाइड है, इसका फिर से मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी के अंदर, और उसके लिए एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो आपको लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है।
तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इस एसिटाल्डिहाइड को एसिटिक एसिड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एसिटिक एसिड बनना और वाटर बनना पता ही नहीं चलेगा कब बन गया। तो ये एक्चुअली में नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर ये वाला एंजाइम इनहिबिट हो गया, मान लो कोई ड्रग है जिसने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि नहीं, ये तो प्रोडक्ट है ना आपका, ये एंजाइम है आपका। अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया गया तो आपका जो ये प्रोडक्ट है एसिटाल्डिहाइड, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ये आपके बॉडी में रुकेगा। और जब ये आपके बॉडी में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में जमा होना शुरू हो जाएगा तो बहुत ही गंदी वाली जो फीलिंग्स आती हैं वो आती हैं। जैसे सीवियर हेडेक होता है, बहुत सीवियर नोजिया की फीलिंग होती है, वॉमिटिंग होता है, फाइन। तो ऐसे कई ड्रग्स हैं जो इस एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाइसल्फिराम, राइट। अब ये जो चीज यहां पे आई, हम इसको यूज कर सकते हैं अगर किसी को शराब की लत छुड़वानी है। ठीक है, उसको शराब पीने दो, बट उससे पहले उसको डाइसल्फिराम का डोज दे दो। ऐसा करो कि उसके शराब के बोतल में या ग्लास में डाइसल्फिराम का टेबलेट डाल दो। ठीक है, डाइसल्फिराम कौन है? ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर है। वो पिएगा इथेनॉल, अल्कोहल पिया, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से मेटाबॉलिज्म हुआ, एसिटाल्डिहाइड बन गया। लेकिन डाइसल्फिराम है तो डाइसल्फिराम अब एसिटाल्डिहाइड को एसिटिक एसिड और वाटर में कन्वर्ट नहीं होने देगा। यानी उसकी बॉडी में डाइसल्फिराम की वजह से एसिटाल्डिहाइड बहुत ज्यादा जमा होना शुरू हो जाएगा, और जब ये ज्यादा जमा होगा तो उसको बहुत भयानक सर में दर्द होता है, बहुत ज्यादा नौजिया की फीलिंग होती है, जी मचलाता है, वॉमिटिंग करता है। वो उसको इतना बुरा एक्सपीरियंस होता है कि वो बोलता है तौबा तौबा, अब नहीं पिएंगे। भाई पी के अगर ये इतना मजा आता है तो हमको नहीं पीना है। वो डर के मारे छोड़ देता है, इतना गंदा एक्सपीरियंस होता है वो। तो शराब छुड़वाने का ये तरीका होता है, डाइसल्फिराम दे दो उसको बिना बताए। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कार्बिडोपा। कार्बिडोपा एक ड्रग है ये, राइट। ये जो कार्बिडोपा है ये इनहिबिट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, नाउ अब इसका रिलेशन लीवोडोपा के साथ देखिए क्या होने वाला है, समझिए क्या होता है। लीवोडोपा एक ड्रग है, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये हम लोग पार्किंसोनिज्म की बीमारी को ट्रीट करने के लिए देते हैं, क्योंकि पार्किंसोनिज्म की बीमारी में डोपामिन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है ब्रेन के अंदर। तो डोपामिन का लेवल ब्रेन में मेंटेन करने के लिए हम लीवोडोपा देते हैं। डोपामिन नहीं दे सकते क्योंकि डोपामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्रेन में पहुंचने से पहले ही डोपामिन 98% डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, तो डोपामिन नहीं देते, हम लीवोडोपा देते हैं। लीवोडोपा जैसे तैसे बचते बचाते ब्रेन के पास पहुंचता है, पहुंचते पहुंचते काफी नुकसान हो जाता है उसको, है ना। बायो अवेलेबिलिटी ब्रेन के अंदर जितनी चाहिए उतना नहीं हो पाता है। लीवोडोपा जब ब्रेन में पहुंचे तो वो बहुत अच्छा बायो अवेलेबिलिटी दे, यानी लीवोडोपा का एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनली ब्रेन में पहुंचने तक
ये जो जर्नी है इसका, इस जर्नी में उसका कोई नुकसान ना हो। तो इसी वजह से लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ ऐड करके दिया जाता है। एंड कार्बिडोपा के बारे में हम ये जानते हैं कि कार्बिडोपा एक एंजाइम का इनहिबिटर है। ये वो एंजाइम है जो लीवोडोपा को पेरिफेरली मेटाबोलाइज कर सकता था या करता ही है वो। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन का फायदा ये हुआ कि जो डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है, खैर डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम तो इसको कन्वर्ट करता है डोपामिन में। लेकिन ये जो है, ये आपका एक एंजाइम है एल एरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम वो एंजाइम है जो लीवोडोपा को मेटाबोलाइज करता है रास्ते में, पेरिफेरली, ब्रेन में पहुंचने से पहले। डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ये ब्रेन के अंदर है, ठीक है, ये इनसाइड ब्रेन है, जहां पर लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वहां तो होना ही है ये। हम ब्रेन के अंदर चाहते हैं कि लीवोडोपा कन्वर्ट हो जाए डोपामिन के अंदर, ये एंजाइम काम करेगा। लेकिन लीवोडोपा ब्रेन तक सही सलामत कैसे पहुंचेगा, उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्बिडोपा लेता है। तो कार्बिडोपा इस एंजाइम को इनहिबिट करके रखता है ताकि लीवोडोपा आसानी से ब्रेन के अंदर पहुंचता है और डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, और लास्ट टॉपिक है बायोट्रांसफॉर्मेशन का। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के बायोट्रांसफॉर्मेशन को या मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं। सो एज एक फैक्टर है। हम ये देख रहे हैं शुरू से कि बार बार न्यूनेट्स का एग्जाम्पल दिया जाता है, और न्यूनेट वाला जो एग्जाम्पल है कि भाई उनके जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, जो लीवर है, वो डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। यानी एज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो छोटे बच्चे हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है क्योंकि लीवर फंक्शनल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो ओल्ड एज पेशेंट हैं, काफी बूढ़े हैं, तो ऐसे पेशेंट के केस में क्या होता है कि उनका जो लीवर होता है, उनके लीवर में ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। अगर ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा तो वहां भी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो स्लो पड़ जाएगा। इसीलिए बच्चों के केस में भी डोज कम करना चाहिए, और बड़ों के केस में, बूढ़े के केस में, जेरियाट्रिक पेशेंट्स, उनके केस में भी डोज कम करना चाहिए। मेल और फीमेल, तो ये हालांकि इसका बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ठीक है, वो देखा जाता है। एनिमल एक्टिविटीज में, एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया है कि अगर मेल रैट को, मेल चूहा को हेक्सोबार्बिटल दिया गया, ठीक है, मेल रैट, इसको अगर डोजिंग की गई हेक्सोबार्बिटल की, और फीमेल रैट, इसको भी डोजिंग की गई हेक्सोबार्बिटल की, तो हेक्सोबार्बिटल स्लिप इंड्यूस करता है, ठीक है। तो देखा यह जाता है सेम टाइम पर, सेम डोजिंग के साथ मेल रैट जल्दी सो करके उठ जाता है, फीमेल सोती रहती है। रीजन क्या है? मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। मेल के अंदर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स ज्यादा फास्ट काम करते हैं, एक्टिव ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। तो हेक्सोबार्बिटल का एक एग्जांपल ये स्लीपिंग पैटर्न पे देखा गया है, ठीक है। तो स्लीपिंग टाइम जो है मेल के अंदर कम होता है और फीमेल के अंदर स्लीपिंग टाइम ज्यादा होता है, राइट। देन स्पीसीज, स्पीसीज मतलब
डॉग एक स्पीसीज है, रैबिट एक स्पीसीज है, ह्यूमन एक स्पीसीज है, राइट। हालांकि इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं है, बट आई कैन कोट वन एग्जाम्पल। एक ड्रग है एट्रोपिन, राइट, इसका एग्जाम्पल एट्रोपिन। एट्रोपिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, एट्रोपिन स्ट्रेस एंजाइम से होता है। इसका मेटाबॉलिज्म एट्रोपिन स्ट्रेस एंजाइम करता है, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद एट्रोपिन का जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगा, है ना। तो रैबिट के अंदर एट्रोपिन स्ट्रेस एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैन। देन जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन का एग्जांपल शायद आप भी बता पाओगे, आइसोनियाजिड का एग्जांपल, ठीक है। अलग अलग टाइप के जेनेटिक मेकअप की वजह से लोग या तो आइसोनियाजिड को बहुत फास्ट मेटाबोलाइज करेंगे या फिर स्लो मेटाबोलाइज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली सक्सिनाइल कोलिन एक ड्रग है, उसके लिए भी जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल दिया जाता है। कुछ लोग सक्सिनाइल कोलिन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ठीक ठाक कर लेते हैं। तो जो लोग सही से मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं उनका जो बॉडी है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि सक्सिनाइल कोलिन का इफेक्ट बढ़ जाता है। सक्सिनाइल कोलिन बेसिकली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। वेल, न्यूट्रिशन एंड डाइट, जो लोग अमीर हैं उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जो लोग गरीब हैं उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो बढ़िया बढ़िया प्रोटीन खाते हैं, ठीक है। उन प्रोटीन में ग्लाइसिन, सिस्टीन, इस तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये अमाइनो एसिड्स फेज 2 का फेज 2 नहीं, जो ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन रिएक्शन होता है उनमें इन अमाइनो एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्लाइसिन, सिस्टीन, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन से मिलते हैं, यानी जितना बढ़िया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कम प्रोटीन ज्यादा, तो उतना अच्छा ड्रग का मेटाबॉलिज्म। और जो लोग नहीं के बराबर खा रहे हैं प्रोटीन, ठीक है, या बहुत कम खाना पीना खा रहे हैं, या स्टारवेशन में, भुखमरी में है, तो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है ऐसे लोगों के अंदर, ठीक है। डिजीज, अगर किसी को लीवर डिजीज है, वो लीवर डिजीज कई तरीके से हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकती है ना, जॉन्डिस की वजह से हो सकता है, हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से। अगर लीवर डैमेज है तो एंजाइम्स नहीं है, और अगर एंजाइम्स नहीं है तो ड्रग का इफेक्ट आपको ज्यादा मिल जाएगा। ज्यादा मिल जाएगा मतलब वो टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो अच्छी बात नहीं है कि ज्यादा मिल जाएगा, टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि लीवर ही काम नहीं कर रहा आपका सही से, तो ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होंगे। एंड फाइनली ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, दो ड्रग आप एक साथ देंगे तो एक ड्रग दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म घटा भी सकता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ा भी सकता है। इसका एग्जांपल हमने इंडक्शन और इनहिबिशन में लिया हुआ है। सो विद दिस we have finished the topic of enzyme induction and enzyme inhibition along with factors affecting drug metabolism.